नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे दिल्ली में फिर से बनते चुनावी समीकरण की, चुनावी माहौल की, और कैसे कभी हां कभी ना के बाद आजम खान की पत्नी ने भरा राज्यसभा का नामांकन, और कैसे आतंकवाद को पनाह देना भारी पड़ा खुद पाकिस्तान को। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम टाइम में। तो कभी हां कभी ना के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी तंजिमा फातिमा ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। आज समाजवादी पार्टी की ओर से घोषित सभी 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन घोषित किया, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम आजम खान की पत्नी तंजिमा फातिमा का रहा, क्योंकि पहले आजम खान ने अपनी पत्नी की सीट को पार्टी को यह कहकर लौटा दिया था कि उनकी पत्नी को राज्यसभा भेजने की बजाय किसी काबिल व्यक्ति को राज्यसभा भेजना चाहिए। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा कराने का काम शुरू होते ही पहले दिन समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। समाजवादी पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल करने के वक्त खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद रहे। पार्टी की ओर से जिन 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा, उनमें रामगोपाल यादव, रवि प्रकाश वर्मा, तंजीम फातिमा, नीरज शेखर, जावेद अली और चंद्रपाल सिंह का नाम शामिल है। उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं और हमें जितने जरूरत है मतों की, उससे ज्यादा हमारे पास मत हैं, तो ये कोई मजबूती ही मजबूती। रामगोपाल जी, राज्यसभा में अब बेहतर ढंग से आवाज उठाई जाती है। जिस तरह की सरकार है लोकसभा में, जिस तरह से अब राज्यसभा में बेहतर ढंग से आवाज उठाई। अब राज्यसभा में हमारी संख्या 15 हो जाएगी और हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। लेकिन आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के नामांकन ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इससे पहले खुद आजम खान ने अपनी पत्नी का राज्यसभा से नामांकन दाखिल करने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि राज्यसभा में काबिल व्यक्ति को भेजना चाहिए। लेकिन आजम खान की पत्नी का आज नामांकन करना कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी के पास परिवारवाद इतना हावी हो गया है कि उसे बाहर से कोई चेहरा नजर ही नहीं आता। गौरतलब है कि राज्यसभा के लिए खाली होने जा रही प्रदेश की 10 सीटों में से 6 सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के खाते में रहेंगी, और ऐसे में आजम खान की कभी हां कभी ना कहने के बाद उनकी पत्नी ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले आजम खान ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का शुक्रिया अदा करते हुए पत्नी का टिकट लौटाने का ऐलान किया था, और तब से आजम खान को मनाने की कोशिशें जारी थी। और जब खुद सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने उनसे आग्रह किया तो आजम खान नरम पड़ गए, जिसके पीछे जानकारों का कहना है कि आजम ने पहले टिकट अमर सिंह की पार्टी से बढ़ती नजदीकियों के कारण लौटाया था, क्योंकि सपा की तरफ से पहले अमर सिंह को राज्यसभा भेजने की चर्चाएं होने लगी थी, जिससे आजम खान नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी का टिकट लौटा दिया था। ये रिपोर्ट गुलिस्तान न्यूज। तो कभी हाँ कभी ना इस तरह की स्थिति कहीं ना कहीं बनती नजर आई, लेकिन आखिर में बात वहीं पर जाकर टिकी जिसकी उम्मीद की जा रही है। आजाद खालिद चैनल हेड हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज के इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी राजवीर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजवीर, पहले आपके पास आना चाहेंगे हम और जानना चाहेंगे, ये जो कभी हाँ कभी ना की स्थिति बनी, पहले ये कहा गया कि शुक्रिया ऐसा नहीं होगा, ऐसा उचित नहीं, किसी खास मेंबर को भेजा जाना चाहिए जो योग्य मेंबर हो। अब आखिर क्या वजह रही जो अचानक से इस पर हामी भर दी गई? देखिए, चूंकि आजम खां के जो तेवर है रविंद्र, उससे लगभग पार्टी के, समाजवादी पार्टी के सभी लोग वाकिफ हैं कि आजम खां किस तेवर में रहते हैं और कितनी जल्दी वो नाराज हो जाते हैं, कितनी जल्दी चीजों पर अपनी एक तरह से रजामंदी या अगर चीजों को नकारना है तो वो जता देते हैं। तो इस बात को लेकर एक तो बड़ा कारण ये है कि पिछले कई दिनों से, जब से अमर सिंह के आने की खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी में अमर सिंह शामिल हो सकते हैं, अमर सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है, तब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आजम खां ने लगातार अपनी नाराजगी व्यक्त की है। वो चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह हो या पार्टी का अगर कोई किसी तरह का कार्यक्रम है तो वहां पर ना जाकर
जाकर इस तरह की नाराजगी अपनी व्यक्त करते रहे। ऐसे में चूंकि मुस्लिम चेहरा है समाजवादी पार्टी का, बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़ी बात है कि मुलायम सिंह के काफी नजदीकी माने जाते हैं, फाउंडर मेंबर भी हैं, तो ये एक तरह से अगर अमर सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होते तो आजम खां फिर बिल्कुल पूरी तरह से पार्टी छोड़ देते, ये बात तय थी। तो फैसला करना था ये समाजवादी पार्टी के मुखिया को कि उन्हें अमर सिंह चाहिए या मुस्लिम चेहरा, जो समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरा के रूप में बड़े मुस्लिम नेता माने जाते हैं आजम खां। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने आजम खां को चुना है और इसका मैसेज बाकायदे दिया है। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें नकारने की, भविष्य में क्या लगता है कि अमर सिंह का के लिए अंदरूनी रास्ता साफ हो पाएगा? देखिए, अब तो जो बात है कि अब अभी तक जो दिखाई पड़ा है उससे एक बात तो तय हो गई कि राज्यसभा जाने के लिए समाजवादी पार्टी से तो अब अमर सिंह के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। और एक मैसेज भी दिया है मुलायम सिंह यादव ने ये आजम खां को लेकर कि कितनी भी नाराजगी हो, कितनी भी चीजें निकल कर सामने आए, लेकिन वो आजम खां को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और तो कहा रोकना चाहेंगे आप आजाद खालिद इस वक्त जुड़े हुए न्यूज रूम से हमारे साथ, उनसे भी हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी अपनी मतलब क्या सोचते हैं वो इस पूरे मुद्दे पर। आजाद जी, ये जो स्थिति यहाँ पर बनी, हालांकि अमर सिंह को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा था, लेकिन वो रास्ता भी यहाँ बंद हो गया और कभी हाँ कभी ना की स्थिति से अब आखिरकार हाँ हो गई। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं पूरा आपकी जो दूसरी बातें हैं तमाम, उनसे पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। एक चिट्ठी है मेरे पास जो तज़ीन फातिमा की तरफ से लिखी गई थी 31 तारीख को, यानी सिर्फ 4 दिन पहले। वो मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा एक बार इसको फोकस करें और दिखाएं दर्शकों को कि ये वो चिट्ठी है जिसको अगर देखा जाए, जब इनका नाम की चर्चा हुई और नाम की बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर हम सबसे बड़ी बात तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उसके बाद उन्होंने कहा जो ज़्यादा हकदार लोग हैं अगर उनको दिया जाए टिकट तो ज़्यादा बेहतर होगा और हमें किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं होगा। इस चिट्ठी में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम बहुत ज़्यादा कीन नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हमको राज्यसभा नहीं चाहिए, हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें एक बहुत खास बात जो देखें, उन्होंने कहा अगर कोई ज़्यादा हकदार हो तो पार्टी ने ये मैसेज क्लियर कर दिया है कि सबसे ज़्यादा हकदार आप ही हैं, आजम खां ही हैं और आपका परिवार ही है। यानी अगर देखा जाए तो एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अंदर जो परिवारवाद को एक तरह से लेकर चर्चाएं रहती हैं और तरह तरह के आरोप लगते हैं, वो अपने आप में इस चिट्ठी के बाद एक तरह से साफ हो जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने यह फैसला लिया कि नहीं, सबसे ज्यादा हकदार आप ही हैं और तज़ीन फातिमा और आजम खां की जो वाइफ हैं, उनकी जो अहलिया हैं, सबसे ज्यादा हकदार वही हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि अमर सिंह को लेकर बात चली है, तो ये अंदरूनी तौर पर एक तरीके से खबर बाहर आई थी कि जब अमर सिंह को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर समाजवादी पार्टी ने, खासतौर से मुलायम सिंह यादव ने अपने पुराने दोस्त से दोस्ती निभाने की बात की तो आजम खां रूठ के बैठ गए और नाराज हो गए, जैसा कि अक्सर उनका एक रवैया देखने में आया और जो नाराजगी उनकी अक्सर नाक पे रखी रहती है, इस तरीके का उनके बारे में चर्चा हुई और उसके बाद समाजवादी पार्टी को पूरी तरह बैकफुट पे जाना पड़ा और बैकफुट पे साथ साथ उन्होंने एक तरीके से इनको रिवार्ड के तौर पे राज्यसभा के अंदर आजम खां की वाइफ को वहां भेजने की कोशिश की और भेजने के लिए नामांकन करवा दिया है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आजम खां मुस्लिम चेहरे के नाम पर इतने बड़े चेहरे बन चुके हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो कई बार उनकी जो कद है वो अपने रामपुर में ही बहुत छोटा देखा गया है। जय पर्दा के मामले में आप देखें जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया, उसके बावजूद वो जीती थी। उसके अलावा और बहुत सी चीजें, हालांकि हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन मुस्लिम चेहरे के नाम पे समाजवादी पार्टी में अगर कोई चेहरा बचता है आज की तारीख में, चाहे वो आजम खां को बहुत सारे मंत्री पद देने की बात हो या उनको उनकी वाइफ को दोबारा से मतलब ना करने के बावजूद उनको टिकट दिया जाना और वहां पे नामांकन कराना, ये लगता यही है कि समाजवादी पार्टी जो अपने परिवारवाद में और खासतौर से कुछ चेहरों तक सिमट के रहना चाहती है कि सिर्फ मुलायम सिंह यादव, उनके भाई, उनके बेटे, उनकी बहू, अब आजम खां को। हमारे साथ दत्ता साहब जुड़े हैं, अगर आप कहें तो मैं उनके पास ले चलता हूँ, इसको पूरी घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी पे आज के डेट में जिस तरह का राजनीतिक उथल पुथल है वो कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में अक्सर ये सब चीज़ें होता आया है और होता रहेगा। अक्सर देखा गया है कि भारत के जितने सारे क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी में कहीं ना कहीं पे इस तरह की टेंडेंसीज होती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी कही है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी कही है या फिर जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी का नाम ले लीजिएगा, वहाँ पे परिवारवाद कहीं ना कहीं पे बहुत बड़े पैमाने पे हावी होता है और समाजवादी पार्टी तो माहिर है इस पूरे चीज़ के लिए, परिवारवाद के लिए। अभी फिलहाल जितने सारे सांसद हैं समाजवादी पार्टी के आपके लोकसभा में 5-6 जो सांसद हैं वो सब के सब एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और टिकट का आवंटन भी जिस हिसाब से किया गया था
वो भी उसी परिवार से दिया गया था। सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे आप अक्सर हर चीज पे आपकी नजर रहती है, कई बार आप बहुत बारीकी से देखते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पे जो एक चीज सामने आ रही है पिछले कुछ दिनों से, अगर आप देखें देश के अंदर, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता था कि वो नेहरू खानदान तक सिमट के रह गई है। उसके बाद जिन लोगों ने वो आरोप लगाए, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी हों, चाहे उसके अलावा और बहुत से लोग हों, अगर उनका आप देखें जो लोग आरोप लगाते थे, आज आप बात करें चौधरी देवीलाल की, तो उनके बाद उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला, उनके बाद उनके बेटे, अब पोते, चौथी पीढ़ी आ गई है। मुलायम सिंह जी की अगर बात करें तो उनके यहाँ उनके भाई, उनके कई भाई, उनकी बहू, उनका बेटा, और चौधरी चरण सिंह जी के यहाँ आप देखें उनके बेटे अजीत सिंह, उनके बाद जयंत। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इसको डेमोक्रेसी का आप सही रूप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल ये सही रूप नहीं है और ये काफ़ी घातक है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, और ख़ास करके भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे विभिन्न तरह के विचारधारा हैं, उसके साथ साथ आपके इतने सारे क्षेत्रीय लेवल पे आप अगर देखेंगे या फिर सामाजिक लेवल पे बहुत सारा अंतर है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। भारत का जो परिस्थिति है वो काफ़ी राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जटिल है, और ऐसे जटिल परिस्थिति में जहाँ पे एक प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र काफ़ी कामयाब है हमारे देश के, पर वहाँ पे अगर किस तरह की टेंडेंसी अगर होती है किसी एक परिवार को बढ़ाना और केवल उसी परिवार के लोगों को राजनीति में शामिल करना, मैं समझता हूँ कि वो प्रजातंत्र के हित में नहीं है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए भी सही नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर हम एक सवाल करें, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक लंबे समय से रहे हैं, आपने घटनाक्रम को कई बार बदलते हुए भी देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें तो उत्तर प्रदेश का मामला हो या देश का मुस्लिम समाज, उसको ये लगता है कि हमेशा उसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश की खास बात करें तो उसको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ही ऐसे हैं जो उनका भला कर सकते हैं। हालांकि तमाम बाकी पार्टियों में भी समुदाय है, लेकिन ज्यादातर समुदाय इसी पार्टी को सपोर्ट करता है। लेकिन राम गोपाल यादव यहाँ ये कहते हैं कि राज्यसभा में उनकी ताकत अब बढ़ गई है, अब उनकी बात को कोई डिनाई नहीं कर सकेगा। इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, जहाँ डिनाइल की बात आती है या फिर डिनाइल कितना हद तक सही है या फिर कितने हद तक ताकत बढ़ा है नहीं बढ़ा है, वो तो भविष्य तय करेगा। राज्यसभा के चीज़ों को लेकर अगर इतना खुश मिजाज अगर है समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी को लोकसभा में जो दुर्दशा हुआ है समाजवादी पार्टी का, उसके बारे में तो फिर मातम मनाना चाहिए। वो दृष्टिकोण अगर मैं लेके चलूँ कि राज्यसभा की उपलब्धि के लेके अगर इतना ज़्यादा खुशफहमी है, तो लोकसभा के पतन को लेके तो फिर मातम होना चाहिए समाजवादी पार्टी के। बिल्कुल, लेकिन अगर हम ये कहें कि कल्याण सिंह के बेटे आ सकते हैं, राजनाथ सिंह के बेटे बीजेपी में आ सकते हैं, उसको लेकर कोई सवाल नहीं खड़े होते हैं। लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को किस तरह से सीएम बनाया गया, उसको भी लेकर हालांकि तमाम सवाल खड़े हुए, लेकिन तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं परिवारवाद को शो कर रही हैं। फिर समाजवादी पार्टी अगर इस तरह का काम कर रही है तो उस पर इतने सवाल क्यों? नहीं, जहाँ परिवारवाद की जहाँ बात आती है, मैं मानता हूँ कि भारत के राजनीतिक चीज़ों को अगर देखा जाए, बहुत सारे राजनीतिक परिवार होते हैं जो बहुत सक्षम होते हैं, और नेचुरल है कि सक्षम जब होते हैं कोई राजनीतिक परिवार में और राजनीतिक दृष्टिकोण से सक्षम जब होते हैं, तो ऑब्वियस है कि उनके जो आगे की जो पीढ़ी है वो भी राजनीति में ही आएंगे और वो जो धारा है उस धारा को लेके आगे चलेंगे। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो एक पॉलिटिकल फेनोमेनन है जो जिस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता या फिर इनकार नहीं किया जा सकता है। पर जानबूझ के अगर परिवार को अगर बढ़ाया जाता है और जानबूझ के ये सिर्फ इस चीज़ के चलते कि एक पर्टिकुलर परिवार से हैं तो इसलिए उनका एक जन्मसिद्ध अधिकार है उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, वो मैं मानता हूं कि घातक है। कांग्रेस ने इस परंपरा की शुरुआत की है हमारे देश में आज़ादी के बाद से, और नेहरू खानदान, नेहरू गांधी फैमिली जिस तरह से हावी है कांग्रेस के ऊपर, उससे तो कांग्रेस कभी बाहर नहीं निकल पाई है, बेशक कितना भी दुर्दशा कांग्रेस का क्यों ना हो जाए। पर वही जो फेनोमेनन है, वही जो परंपरा है, उसी परंपरा को क्षेत्रीय पार्टी भी आज के डेट में बहुत ही बड़े पैमाने पर लेकर चल रहे हैं, और मैं मानता हूं कि ये देश के प्रजातंत्र के लिए या फिर देश के सामाजिक उत्थान के लिए उचित नहीं है। बिल्कुल, इस बात को दत्ता साहब थोड़ा सा सवाल करना चाहूंगा, दत्ता साहब से भी करूंगा, लखनऊ में हमारे साथी राजवीर मौजूद है, दोनों से एक सवाल आपके उससे करना चाहूंगा। जो तज़ीन फातिमा की बात करते हैं, उनके पास क्वालिटी के नाम पे आजम खां की वाइफ होने के अलावा मुझे नहीं लगता कि जैसे बात हुई है हमारी कई लोगों से, खुद समाजवादी पार्टी के कई लोगों ने हमसे बात की, वो खुल के बोले रहे थे, हालांकि कैमरे पे कुछ नहीं कहा उन्होंने। उनका कहना था कि
आजम खां की वाइफ होने के अलावा उनके पास कोई क्वालिटी ऐसी नजर नहीं आती जो उसमें उनको राज्यसभा में भेजा जाए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, जिस तरह से अभी दत्ता साहब ने कहा कि राजनीति के अंदर अगर परिवारवाद को बढ़ाया जाए और आगे सिर्फ इस क्वालिटी पे कि वो उनके परिवार के सदस्य है, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? लखनऊ में इसको लेकर क्या चर्चा है? राजवीर से ये सवाल करते हैं और उसके अलावा बाद में हम दत्ता साहब के पास जाएंगे। पहले राजवीर से आप पूछे ये सवाल। राजवीर, आप सुन पा रहे हैं आजाद जी को? जी 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 जी। आजाद जी जानना चाहते हैं कि परिवारवाद के नाम पर राजनीति करना कितना सही है? जी रविंद्र, आप सवाल अपना दोबारा दोहराएंगे? परिवारवाद के नाम पर राजनीति करना कितना सही है, और तंजीम फातिमा की जहां तक बात की जाए तो वो देखिए, क्या ये माना जाए कि वो आजम खां की पत्नी से अलग हटकर भी कुछ अहमियत रखती हैं? देखिए, इसको राजनीतिक लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं, खासतौर पर अगर राजनेताओं की बात करें तो वो लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं। अगर परिवारवाद चल रहा है तो जाहिर तौर पर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, एक तरह से जो राजशाही थी उसी का एक रूप कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात अगर आजम खां की करें रविंद्र, तो आजम खां लगातार परिवारवाद को लेकर टिप्पणी करते रहते थे और कई कार्यक्रमों में, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद कहा है कि मेरा एक अकेला ऐसा इकलौता परिवार है जहां इस तरह की बातें नहीं होती हैं। मतलब घर पे अगर कोई पद है, अगर राजनीति करता हूं तो मैं ही करता हूं, मेरे परिवार से कोई नहीं करता है, किसी तरह का किसी के पास पद नहीं है। तो जाहिर तौर पर अब चूंकि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, तो अब इस तरह की बातों पर जरूर उनको विराम लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो लगातार सार्वजनिक रूप से ये आजम खां कहते थे, कहीं ना कहीं उस बात पर भी विराम लगेगा और इस तरह की बातें अब आजम खान नहीं कह सकते हैं। जी आजाद जी, हम आना चाहेंगे, दत्ता साहब से भी ये कहना चाहेंगे। आजाद जी, आपकी भाषा में अगर, क्योंकि अक्सर आप कई बार फिल्मों के डायलॉग्स को लेकर भी चर्चा करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी जो है वो समाजवाद को अपने रूप में परिभाषित कर रही हो और उसको लगता हो कि जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं, और परिवार से मिलकर ही समाज बनता है, इसलिए परिवार को समाज में लाया जाए? इस तरह के नजरिए के साथ लोहिया जी के नाम पे जो एक तरीके से ये पार्टी बनी और उनकी विचारधारा पे ये पार्टी बनी, अगर उसकी आप हकीकत पे बात करें और लोगों के अंदर जो चर्चा है उसकी बात करें, चाहे वो विपक्ष हो, एक तरीके से समाजवादी पार्टी के विरोधी हो, या फिर खुद समाजवादी पार्टी के अंदर के कुछ लोग बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए घुटन कभी कभी महसूस करते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को जब जरूरत पड़ी कि कोई अध्यक्ष बनाना है तो उनको अपना बेटा नजर आया, जब उनको संसद में किसी को भेजना होता है तो उनको अपना भाई नजर आते हैं, उनको जब कुछ और करना होता है तो उनको अपनी बहू नजर आती हैं, उनको अपने भतीजे नजर आते हैं। और अब आप देखें कि एक और नया परिवार उन्होंने ढूंढा है। हालांकि आजम खां जो हैं वो कई मंत्रालय लिए हुए हैं, खुद समाजवादी पार्टी के कई मंत्री और कई लोग इस बात को लेकर कई बार हमसे खुद शिकायत उन्होंने इस तरीके से की, हालांकि कैमरे पे वो बोलने को इसलिए तैयार नहीं होती क्योंकि पार्टी की जो लाइन है उससे बाहर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। लेकिन अब उनकी पत्नी को जिस तरीके से एक तरह से प्रमोट किया, हालांकि उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की हमको ये पद नहीं चाहिए। हम अपने सवाल को लेकर, जो हमने सवाल अभी पूछा था, वो दत्ता साहब से मालूम करना चाहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं और कई बार इनकी नजर बहुत बारीक होती है और बड़ी सटीक होती है और इनकी जो टिप्पणी होती है कई बार बहुत तल्ख भी होती है। रविंद्र जी, मैं समझता हूं कि आज़ाद जिस तरह से यूपी की राजनीति जिस तरह के उथल पुथल के दौर से चल रही है, उस पे इस तरह की चीज़ें आगे जाके और बहुत बड़े पैमाने पे होने वाला है। मुलायम सिंह जी ने जो पहल किया है और ख़ास करके आज़म खान जी के जो पत्नी को जो नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए, ये कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है मेरे नज़र में, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है इस तरह का काम करने का। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि क्षेत्रीय पार्टी में ये चीज़ें ज़्यादा हैं राष्ट्रीय पार्टी के मुकाबले में। कांग्रेस की बात तो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस में तो 10 जनपद के सिवा पत्ता और कहीं हिलता ही नहीं है। पर बाकी जितने सारे राष्ट्रीय पार्टी हैं, चाहे आप सीपीएम कहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी कहिए, वहाँ पे परिवारवाद उतना हावी नहीं है जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टी में है, या फिर जिस तरह से आपके रीजनल पार्टीज में जिस तरह के परिवारवाद की नीति जिस तरह से हावी है। रविंदर ने मुझे पूछा था भारतीय जनता पार्टी के बारे में, उन्होंने कहा था कि राजनाथ सिंह के बेटे या फिर कल्याण सिंह के बेटे के बारे में एग्जाम्पल दिए थे। राजनाथ जी के बेटे अभी तक किसी इलेक्टेड पद में अभी तक नॉमिनेटेड नहीं हुए हैं, ना ही वो चुनाव लड़े हैं। दूसरी बात यहाँ पे यह आती है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर पूरा उसका विचारधारा अगर देखा जाए और उसके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको अगर देखा जाए और उसका अगर आकलन किया जाए, परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में इसलिए हावी नहीं हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में निर्णय एक व्यक्ति से नहीं होता है या फिर एक ढांचा से नहीं होता
होता है, निर्णय कलेक्टिव होती है और उसके ऊपर आरएसएस का कहीं ना कहीं पे हस्तक्षेप है। तो उसके चलते भारतीय जनता पार्टी का आकलन हम लोग समाजवादी पार्टी के अंदर परिवारवाद की नीति जिस तरह से चलती है या फिर परिवारवाद जिस हिसाब से है, उस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी का आकलन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे, लेकिन क्या हम ये मानते हैं कि हम जब भी इलेक्शन की बात करते हैं तो जनता को डिनाई नहीं कर सकते हैं? मुलायम सिंह यादव के परिवार वालों की जहां तक बात की जाए, विधानसभा के चुनाव हुए, जनता ने वोट किया और वो चुनकर आए हैं। क्या ऐसे में जनता को डिनाई करना चाहिए या उनको डिनाई करना चाहिए? जनता को डिनाई करने की तो जरूरत भी नहीं है और ना ही जनता को डिनाई किया जा सकता है। जनता का ऊपर दोष देना भी उचित नहीं होगा या फिर जनता के ऊपर दोष फेंकना भी सही नहीं है। मैं समझता हूं कि राजनीतिक परिपक्ष में हमें ये चीज़ देखने की आवश्यकता है। नेचुरल है कि कोई भी क्षेत्र में अगर कोई भी सीट अगर खाली होता है और उस पर रूलिंग पार्टी के घराने की कोई मेंबर अगर उस सीट से अगर खड़ा होता है तो ऑब्वियस है कि वहाँ की जनता चाहेगी कि वो रूलिंग पार्टी के जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीते और उन्हीं को वोट दिया जाता है, क्योंकि जनता आज के डेट में विकास चाहती है, जनता आज के डेट में शांति चाहती है, जनता आज के डेट में ग्रोथ का जो रफ्तार है वो बरकरार पाना चाहती है, बेरोजगारी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, ये सारी चीज़ें जनता चाहती है। तो ऑब्वियस है कि जो रूलिंग अलायंस है, रूलिंग अलायंस के मुखिया के फैमिली के कोई अगर खड़ा होता है तो उस क्षेत्र में ऑब्वियसली एक टेंडेंसी होती है कि जनता उसी प्रत्याशी को जिताते हैं। साहब, रविंद्र का जो सवाल है वो अपने आप में बहुत बहुत दिलचस्प है और बहुत खास है। इस मौके पे अगर आप बात करें कि भले ही हम कितना ही क्रिटिसाइज करें, भले ही विपक्षी लोग कितना ही क्रिटिसाइज करें मुलायम सिंह जी की जो पॉलिसी है उसको लेकर, लेकिन जनता अगर उनकी बात पे मोहर लगाती है, जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ यूपी के अंदर सरकार बनी है, उसको अगर देखा जाए और उसके बाद अब उपचुनाव की बात करें, हालांकि लोकसभा में उनको पूरी तरह नकार दिया गया, तो क्या ये माना जाए कि जनता उनकी इस पॉलिसी के ऊपर मोहर लगाती है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि इस पॉलिसी पे हमेशा जनता मोहर लगाती है या फिर ये मोहर लगाने का जो हिसाब किताब है वो बरकरार है। मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर होता तो यूपी असेंबली इलेक्शन पे जिस तरह का प्रचंड बहुमत समाजवादी पार्टी को मिला, उसी प्रचंड तरह से पतन भी समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में हुआ। तो ऑब्वियस है कि वही तो जनता है जिसने मतलब कि समाजवादी पार्टी को असेंबली में चुनी है और वही जनता है जिसने समाजवादी पार्टी को। दत्ता साहब, यहाँ एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। दत्ता साहब, एक सवाल ये पूछना चाहेंगे, अगर मोदी चेहरा ना होते बीजेपी का, जनता ने मोदी पर भरोसा किया, अगर मोदी चेहरा ना होते बीजेपी का, तो क्या लोकसभा में स्थिति यही होती बीजेपी के लिए? वो तो एक तब क्या समाजवादी पार्टी की स्थिति यही होती? वो एक काल्पनिक चीज है, वो काल्पनिक चीजों को काल्पनिक दृष्टिकोण से आकलन करना मैं उचित नहीं समझता हूं। पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेशक चुनाव लड़ा गया है और नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी है पूरे देश में और बहुत बड़े पैमाने पे लोकप्रियता है। तो नेचुरल है कि लीडरशिप की तो एक अहमियत होती है किसी भी संगठन को जिताने के लिए चुनाव या फिर किसी भी संगठन को हराने के लिए चुनाव। आज के डेट में अगर इस चीज का जवाब अगर हमें ढूंढना है तो दोनों राष्ट्रीय पार्टी का आकलन करके इस चीज का जवाब ढूंढने की आवश्यकता है। एक तरफ अगर नरेंद्र मोदी जी ने इतना शानदार विजय अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में दिलवाया और उसके बाद असेंबली इलेक्शन में जिस तरह की शानदार विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी का, उसी तरह से कांग्रेस का उतना ही शानदार वे में पतन हुआ है एक लीडरशिप के चलते, चाहे वो लोकसभा चुनाव में हो चाहे वो असेंबली इलेक्शन में हो। हमारा जो सवाल है, दोबारा हम तज़ीन फातिमा के ऊपर के मुद्दे पे जाते हैं। अगर हम बात करें, जिस तरीके से दत्ता साहब का भी मानना यही है कि जनता पूरी तरह उसको स्वीकार नहीं करती है और लोकसभा चुनाव में उसने अपना फैसला दिया, जिस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है। हमारे साथ जो राजवीर वहाँ लखनऊ से जुड़े हैं, अगर आप इनसे ये पूछें कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अंदर, जो पार्टी के अंदर भी हैं रहते हुए, इस बात को कैसे देखते हैं और क्या वो कहीं घुटन महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, भले ही ऑफ द रिकॉर्ड हो? बिल्कुल, ये भी समझना होगा। राजवीर ये जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो अपने नेता हैं वो अंदर क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है फातिमा को लेकर? रवीन जी, एक बार सवाल दोहराएंगे प्लीज। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, तंजीम फातिमा को लेकर? देखिए, उनका साफ मानना है, क्योंकि अगर वास्तविकता देखें इस पूरे मामले की तो ये लोग साफ जानते हैं समाजवादी पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं जिनको एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है, जो कभी बहुत खास हुआ करते थे,
मुलायम सिंह यादव के। आज उनको मुलायम सिंह यादव से मिलने में दिक्कत आती है, मिलने के लिए कई बैरिकेडिंग है, उनको पार करना होता है। तो जाहिर सी बात है उनकी नाराजगी पहले से ही मुलायम सिंह यादव को लेकर है, मुलायम सिंह यादव से है, उनकी जिस तरह से सरकार चल रही है उनको लेकर है। इस पूरे मामले को भी कुछ इस तरह से ही देखें कि नाराजगी बहुतों के पास है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जब कई नेता हैं उनका कहना है कि जब तंजीन फातिमा खुद मना कर रही थी, आजम खां खुद ये नहीं चाहते थे कि उनके परिवार से कोई किसी को इस तरह का पद दिया जाए। ऐसे में अगर आज नॉमिनेशन होता है तंजीन फातिमा का, तंजीन फातिमा को राज्यसभा भेजे जाने की पूरी तैयारी की जाती है, तो जाहिर तौर पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर किसी को राज्यसभा ही भेजना था तो समाजवादी पार्टी में ऐसे तमाम नेता हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो पार्टी के फाउंडर मेंबर से रहे हैं, उनको देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये स्वर बहुत दबे हुए हैं, मुखर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरह से लोगों को पता है, नेताओं को पता है कि अगर इस तरह की आवाजें अगर बढ़ती हैं तो उनका क्या अंजाम होगा, उनको किस तरह से साइडलाइन किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर क्योंकि ये फैसला खुद मुलायम सिंह यादव का था, इसलिए दबी जुबान भले ही चर्चा हो रही हो इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन खुले तौर पर कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। जी बिल्कुल, आते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवारों ने आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर दिया है। उन्हीं उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल से मतलब उसको लेकर चर्चा की गई। रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। समाजवादी पार्टी ने अपने 6 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन आज कर दिया है और हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं। प्रोफेसर साहब, आज 6 सीटों पर नामांकन हुआ है। अगर संख्या बल पर देखें तो राज्यसभा में तीसरी सबसे ज्यादा संख्या जो है समाजवादी पार्टी के सांसदों की होगी, तो अपनी बात रखने का संसद में एक बढ़िया मौका है। किस तरह से अपनी बात उठाएंगे आप? देखिए, संसद में अब बात तो हम लोग हमेशा उठाते रहे, लेकिन संख्या कम होने की वजह से हम लोगों को टाइम कम मिलता था। अब तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हमें अपनी बात कहने का मौका भी ज़्यादा मिलेगा और अपनी बात को सुनवाने के लिए हम लोग नेताजी और मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय से तमाम सवाल उठ रहे हैं, उनकी सुरक्षा में कटौती की जाएगी। इस सवाल को आप किस तरह से देखते हैं, इस बात को? ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई पॉलिसी होगी तो पूरे देश के लिए होगी, वो कोई मुलायम सिंह और अखिलेश के लिए नहीं। ये थे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 6 जो राज्यसभा सांसद हैं उनके जरिए से तीसरी बड़ी संख्या बल के रूप में राज्यसभा में मौजूद होंगे और जो तमाम समस्याएं हैं, तमाम सवाल हैं, उनको वो लगातार संसद में उठाते रहेंगे। सलमान के साथ राजदीप सिंह यादव। तो बहुत सारी तस्वीर राजनीति में कुछ दिनों के बाद ही साफ पाती है। ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसका असर क्या होगा। आजाद खालिद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजाद जी, आपके पास आना चाहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीति में वक्त के साथ ही समझ में आती हैं। देखते हैं कि इसका असर क्या होता है आने वाले दिन में। देखिए, मैं आपको एक खबर और बता दूं जो आपके सवाल से जुड़ी हुई है, लेकिन बिल्कुल अलग है। जो सिख दंगों को लेके मुआवजे की बात चल रही थी, उस पर चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था। गृह मंत्रालय ने आज कहा है कि ये अटकलबाजी है, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, ना कोई घोषणा की गई है। कुल मिला के जो आपने सवाल अभी किया है वो इस ब्रेकिंग में उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। और केंद्र सरकार का जो ये जवाब है अपने आप में एक तरीके से बिल्कुल नया है। मैं आपको ले चलता हूं सीधा नवदीप के पास, जो हमारे साथ पैनल पे बैठे हैं, और वो बताएंगे क्या है पूरी खबर। जी खालिद, अभी 3 दिन पहले ही जो सिख दंगों को लेकर जो बरसी थी, उससे ठीक 1 दिन पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से एक खबर आई थी कि जो 1984 के सिख दंगों में जो प्रभावित हुए हैं, जिनके परिवारों के लोग मारे गए हैं, उनको 5-5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया था। और इस पर चुनाव आयोग ने कड़ा नोटिस लेते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनाव को लेकर जब एक तरफ से चुनाव आचार संहिता लागू हो तो किस तरह से उन्होंने ये राहत देने का ऐलान किया। तो उस सवाल के जवाब में अभी थोड़ी देर पहले ही जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो जवाब दिया गया चुनाव आयोग को, उसमें उन्होंने साफ किया कि हमने किसी तरह कोई ऐलान नहीं किया, किसी तरह की कोई राहत का ऐलान नहीं किया गया। ये सिर्फ मीडिया में ऐसी खबरें आई थी। तो जाहिर तौर पे है कि अगर गृह मंत्रालय की तरफ से जो अभी ताज़ा जानकारी दी गई है, तो इसमें जो हजारों सिख, जो 3300 के करीब जो परिवार हैं जिनको ये राहत दी जानी थी,
उनको और उनके साथ जो सिख जो लोग जुड़े हैं उनमें कम से कम इस बात को लेकर, इस खबर को लेकर एक निराशा का माहौल जरूर होगा। जी रविंद्र, आपने देखा जिस तरीके से अगर आप देखें मीडिया में ये बातें उठी हैं और केंद्र सरकार का कहना है कि मीडिया की तरफ से था, हमारी तरफ से कोई अभी घोषणा नहीं की गई है, यानी कि अगर चुनाव आयोग ने नहीं पूछा होता तो ये तमाम चीजें ऐसी ही चलती रहती। अगर ये चीज गलत थी तो सरकार की तरफ से कोई खंडन भी नहीं आया। हम दत्ता साहब के पास चलते हैं, राजनीति को वो नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं, कई बार उनके जो नजर होती है भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा होती है, ये इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? मैं समझता हूं कि केंद्रीय सरकार के तरफ से और गृह मंत्रालय के तरफ से जो आज औपचारिक रूप से जो बयान दिया गया है चुनाव आयोग के नोटिस के बाद, वो अपने आप में सही दिशा में एक बयान है और वो बयान अपेक्षित भी था। हाँ, ये ज़रूर है कि कई दिनों से खबरें आ रही थी मीडिया में कि सिख दंगों पे जो लोग पीड़ित हुए थे उस हादसे में, खतरनाक हादसे में, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए और मुआवजा मिलेगा। मुआवजा मिलना भी चाहिए और देना भी चाहिए, ये हर कोई मानेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अभी तक नहीं दिया गया है वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 84 के दंगे के बाद इतना साल अगर लग जाता है विक्टिम्स को मुआवजा देने में, वो कहीं ना कहीं पे एक दुर्दशा दिखाता है हमारे लीगल सिस्टम की और हमारे राजनीतिक सिस्टम की। पर क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है और उसके साथ साथ दिल्ली के 3 MLA सीट में उपचुनाव है, तो उसके चलते दिल्ली में भी कहीं ना कहीं पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और दूसरे प्रदेशों में चुनाव है तो उसके चलते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तो हमारे देश के संविधान के हिसाब से किसी तरह की घोषणा नहीं की जा सकती है और किसी तरह का घोषणा होता नहीं है। मैं मानता हूं कि ये घोषणा को उस तरह से चुनाव आयोग ने जिस हिसाब से देखा है या फिर चुनाव आयोग ने जिस तरह से कारण मांगा था, वो शायद मेरे नज़र में उतना सटीक नहीं था या फिर उचित भी नहीं था, क्योंकि ये किसी एक दंगा से पीड़ित चीज़ें हैं जो कई साल पहले हुआ है और जिसके बारे में काफ़ी दिनों से चर्चाएं हो रही थी कि मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये किसी तरह का योजना के बारे में घोषणा नहीं है और ना ही किसी जनता को लुभाने के लिए किसी तरह का घोषणा नहीं है। वो एक लीगल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जो एक नैतिक अधिकार होता है हर व्यक्ति का, जो उस दंगे में हादसे में मारे गए थे या फिर इंजर्ड हुए थे, तो उनको जो एक नैतिक आधार पे जो एक मुआवजा मिलना चाहिए था, उसके बारे में अगर केंद्रीय सरकार अगर मुआवजा देती भी तो शायद मैं समझता हूं कि वो गलत नहीं है। चुनाव आयोग का जो स्टैंड है इस पूरे विषय पे, मुझे लगता है कि वो सटीक नहीं है। जी रविंद्र, आपने देखा, अब आप अपना वो सवाल करें जो उससे जुड़ा हुआ था या आप अपनी अगली खबर पे चले जाएं? बिल्कुल, हम बढ़ते हैं अगले अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में बीजेपी के सरकार बनाने से इनकार के बाद आज उपराज्यपाल ने सभी दलों से मुलाकात की। सभी दलों ने एलजी से मुलाकात करके दिल्ली विधानसभा को भंग करके फिर से चुनाव कराने की मांग की है। अब उपराज्यपाल नजीब जंग के सामने दिल्ली में नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है और अब वो दिल्ली की राजनीतिक स्थिति पर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाने से इनकार करके दिल्ली को चुनाव की ओर लाकर खड़ा कर दिया है। आज दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की और उन्हें एक चिट्ठी सौंपी, जिसमें साफ कहा गया है कि बीजेपी की सरकार बनाने की मंशा नहीं है। बीजेपी की ओर से सरकार बनाने से इनकार करने के बाद अब दिल्ली में चुनाव की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि इससे पहले माना जा रहा था कि उपराज्यपाल नजीब जंग बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के सरकार बनाने से इनकार करने के बाद दिल्ली में चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से 17 फरवरी से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है। वहीं एलजी के बुलावे पर आम आदमी पार्टी ने भी एलजी से दिल्ली विधानसभा को भंग करा के चुनाव कराने की मांग की है। आम आदमी पार्टी पहले से ही दिल्ली में विधानसभा भंग करा के चुनाव की मांग करती आई है। एलजी साहब ने हमसे पूछा फॉर्मली कि आपका स्टैंड क्या है विधानसभा को लेके, और हमने बताया कि हमारा स्टैंड वही है जो 8 महीने पहले था कि हम चाहते हैं दिल्ली की विधानसभा भंग कर दी जाए। और हमने उनसे ये भी पूछा कि बाकी पार्टियों का क्या कहना है फॉर्मली जब आपने उन्हें बुलाया,
तो उन्होंने हमें बता दिया कि बाकी पार्टी विधानसभा भंग करने पर सहमत हैं। सुबह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बुलाया था, भारतीय जनता पार्टी को दे गई है कि वो विधानसभा भंग करवाने के पक्ष में है और अब सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस के लोग भी बता गए हैं कि वो विधानसभा भंग कराने के पक्ष में है, फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। हमने भी अपना स्टैंड बता दिया कि हम भी चाहते हैं कि दिल्ली में फ्रेश इलेक्शन हो। सर, हम पहले दिन से चुनाव के लिए तैयार हैं और मैं हमेशा यही कहा है कि जो बच्चा साल भर एग्जाम के लिए तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, वो एग्जाम के दिन से घबराता नहीं है। तो चुनाव के लिए हम डे 1 से तैयार हैं। वहीं दिल्ली में 8 सीटें लाकर हाशिए पर खड़ी कांग्रेस भी चाहती है कि दिल्ली में चुनाव कराए जाएं और इसको लेकर कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। कांग्रेस ने कहा कि वो दिल्ली में चुनाव चाहती है। वहीं उसने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये दोनों पार्टी सिर्फ सत्ता की भूखी हैं। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था वो मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कन्वे कर दिया है कि कांग्रेस हर हालत में ये चाहती है कि तुरंत प्रभाव से दिल्ली की विधानसभा को डिसॉल्व किया जाए और नया चुनाव जल्दी से जल्दी अनाउंस किया जाए। जो झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं उनके साथ उनका चुनाव किया जाए। देखिए, कांग्रेस के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस ने पहले से ही स्पष्ट कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई लेना देना हो नहीं सकता और किसी अन्य दल को हम सपोर्ट नहीं कर रहे। इसलिए कांग्रेस के स्टैंड में तो कोई चेंज नहीं है। हाँ, ये बाकी पार्टियां जरूर अपना स्टैंड समय समय अनुसार बदलती रहती हैं। 3 उपचुनाव में अपनी हार को सामने देख के भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना पैंतरा बदला। जब हम पहले ही कह रहे थे कि उपचुनाव की जरूरत क्या, आप विधानसभा भंग करके जो है चुनाव कराइए, तो तब उनको 3 उपचुनाव कराने थे, उसमें हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। लेकिन अब जब ये स्पष्ट हो गया था कि इन 3 उपचुनाव में उनको करारी मुंह की खानी पड़ेगी, तो अब फिर जो है स्टैंड चेंज हुआ है। कांग्रेस को लग रहा है कि चुनाव से शायद उसकी हाशिए पर पड़ी राजनीति चमक जाए, लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखकर कांग्रेस की ये उम्मीदें कम ही नजर आ रही हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी की अल्पमत की सरकार बनाने से इनकार करने के पीछे महाराष्ट्र हरियाणा में मिली जीत को भी एक वजह माना जा रहा है। बीजेपी को लग रहा है कि देश में मोदी की लहर है और वो दिल्ली में जीत सकती है। कुल मिलाकर दिल्ली में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि जल्द एलजी चुनाव को लेकर कोई अहम फैसला ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो इसके दत्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता साहब, आपसे हम एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जो भी अभी तक जो ड्रामा देखने को मिला, एलजी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे, एलजी की चिट्ठी को भी आपने देखा, 12:50 पर अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी मिलती है, अरविंद केजरीवाल असमर्थता जाहिर करते हैं, फिर मुलाकात होती है। ये पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए? दत्ता साहब, सवाल। मैं समझता हूं कि जहां उपराज्यपाल की भूमिका की जहां बात आती है, उन्होंने संविधान को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता के साथ पूरा अपना भूमिका निभाए हैं और उसकी तारीफ होनी चाहिए उस भूमिका के, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेके और खास करके जब आर्थिक दृष्टिकोण से देश में इतना ज़्यादा हाहाकार है और महंगाई चरम सीमा पे है, तो इतने जल्दबाजी में दोबारा चुनाव करवाना उचित नहीं होता, क्योंकि जनता के ऊपर और टैक्स पेयर के ऊपर अल्टीमेटली जाके चुनाव का पूरा खर्चा बहुत ज़्यादा भारी पड़ता। आज के डेट में दिल्ली में अगर चुनाव करवाना है तो मेरे आकलन के हिसाब से लगभग 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ के बीच में सरकार की खर्चा होने जा रही है। बाकी खर्चा तो आप छोड़ दीजिएगा, जो प्रत्याशी आपने चुनाव जीतने के लिए करते हैं। तो वो जो 2000 करोड़ के आसपास जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा बोझ है। उस बोझ को रोकने के लिए हर तरह का विकल्प, हर तरह के पहलू के बारे में और हर तरह के पहल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने किया है और उस पे किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से आकांक्षाएं लगाने की सही नहीं होगा और उचित भी नहीं होगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दिल्ली है जिसको कभी कहा जाता है कि दिल वालों की दिल्ली, कभी कहा जाता है कि गालिब की दिल्ली। इस दिल्ली ने गदर को देखा है, इस दिल्ली ने नादिर शाह के कत्लेआम को देखा है, इस दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है, बहुत बदलाव देखे हैं, तुगलक
के हाथों जिस टाइम दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद लिया गया, वो भी दिल्ली के लोगों ने देखा है। आज दिल्ली जो देख रही है, अगर राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो वो बहुत कुछ देख रही है। एक ऐसे घटनाक्रम से गुजर रही है, एक राजनीतिक ऐसे संकट से गुजर रही है। अगर आप इसे देखें कि कभी जिस कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बाकायदगी से मुहिम चला के चुनाव लड़ा, उस कांग्रेस को हराने के बाद उसी कांग्रेस की मदद से सरकार चलाई और फिर वहां से भाग गए। एक तरीके से अगर देखा जाए, लोगों की भाषा में कहा जाए तो सरकार छोड़ के वो चले गए। बीजेपी बहुत दिनों से खामोश बैठी रही। उसका ये कहना था कि हम चुनाव ना करा के बल्कि इस तरह से करा जाए। दत्ता साहब का भी यही कहना है कि जनता की भलाई में तमाम चीजें हो रही हैं। इसको इस नजरिए से कैसे देखा जाए कि राजनीति के अंदर ये तमाम जो चीजें हो रही हैं वो किस नजरिए से देखा जाए? आप इसको बीजेपी के पक्ष में ना लेके या आम आदमी पार्टी के पक्ष में ना लेके जनता के हित में कैसे देखते हैं? चुनी हुई सरकार क्यों नहीं है दिल्ली में? चुनी हुई सरकार इसलिए दिल्ली में नहीं है क्योंकि कोई भी पार्टी सक्षम नहीं था सरकार बनाने के लिए। जनता ने जिस तरह का फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया था दिल्ली के असेंबली चुनाव के नतीजे के बाद, जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट सामने आया था, उस परिप्रेक्ष्य में और उस माहौल में किसी भी पार्टी के लिए सरकार बनाना संभव नहीं था। एक प्रयास जरूर हुआ था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन करके सरकार बनाने के लिए, पर आम आदमी पार्टी ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते या फिर अपनी शॉर्ट साइटेडनेस राजनीतिक दृष्टिकोण से, उसके चलते 39 दिन के बाद सरकार से ही भाग गए और कहीं ना कहीं पे उनके ऊपर रणछोड़ का आरोप लगा आम आदमी पार्टी के ऊपर। आज के डेट में मैं समझता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने भी पत्र लिख के कहीं ना कहीं पे खुलासा कर दिया है कि वो सक्षम नहीं है दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, और बाकी दोनों पार्टी का भी मोटे तौर पे यही राय है और इसी तरह के रुख है, तो मेरा तो मानना है कि आप उपराज्यपाल को, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखना चाहिए, लिख के सिफारिश करना चाहिए कि सदन को, दिल्ली सदन को भंग कर दिया जाए और ये जो 3 उपचुनाव की जो घोषणा हुई है वो भी स्थगित हो जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ या फिर उसके इमीडिएटली बाद दिल्ली में आम इलेक्शन करना चाहिए और असेंबली चुनाव करके एक स्थायी और एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है दिल्ली। साहब, जैसे आपने कहा कि एलजी को सिफारिश करनी है, फैसला राष्ट्रपति महोदय को करना है, लेकिन जो उपचुनाव की आपने बात की है, 3 उपचुनाव की, उसको संवैधानिक दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरह से एक संवैधानिक संकट एक तरह से पैदा हो गया। अगर चुनाव होते हैं तो ये 3 जो उपचुनाव है होने या नहीं होने, इसे संविधान के दायरे में रहते हुए कैसे हल किया जाए इस मामले को? संविधान के दृष्टिकोण से इस चीज पे किसी तरह के आशंकाएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन चुनाव आयोग अगर चाहे तो वापस ले भी सकते हैं, पर वो केंद्रीय सरकार के ऊपर अल्टीमेटली निर्णय निर्धारित है कि केंद्रीय सरकार किस तरह की निर्णय लेती है। गृह मंत्रालय की तरफ से मैं समझता हूँ कि एलजी साहब की रिपोर्ट मिलने के बाद गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति महोदय को एक निवेदन कर सकते हैं कि सदन को स्थगित कर दिया जाए, और राष्ट्रपति महोदय अगर इस तरह की घोषणा अगर करते हैं कि सदन को स्थगित करके दोबारा चुनाव होना चाहिए, आम चुनाव होना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन के पास संविधान के हिसाब से इस तरह का प्रावधान दे के रखा है संविधान में कि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन वापस ले सकता है उपचुनाव का, और उपचुनाव के जगह पे एक नया डेट का घोषणा कर सकते हैं जब आम चुनाव दिल्ली में हो सकता है। दत्ता साहब, क्या लगता है, आम आदमी पार्टी जो है बहुत फेवर में थी और वो कहीं ना कहीं ये कहती नजर आ रही थी कि क्या बीजेपी चुनाव से डर रही है, कभी एलजी के ऊपर आरोप लगातार लगाती हुई नजर आ रही थी। अब क्या माना जाए, आम आदमी पार्टी किस स्थिति में खड़ी नजर आती है अगर वर्तमान समय में चुनाव होते हैं तो? मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण को अगर मैं अपना के अगर देखूं तो मुझे तो ये चीज की जवाब नहीं मिलती है कि आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव क्यों नहीं लड़ा, या फिर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव क्यों नहीं लड़ा। दूसरों पे आरोप लगाने से पहले क्या वो खुद भयभीत नहीं है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी अगर भयभीत अगर नहीं होते तो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में प्रत्याशी क्यों नहीं खड़ा किया था, महाराष्ट्र में क्यों खड़ा नहीं किया था, अभी झारखंड और जम्मू कश्मीर में क्यों खड़ा नहीं कर रहे अपने प्रत्याशी को? अगर राष्ट्रीय पार्टी के हिसाब से अपने आप को अगर दिखाते हैं और अगर मानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, तो तमाम जितने सारे प्रांतों में, तमाम प्रदेशों में जहां जहां पे चुनाव हो रहा है, वो सब चुनाव में आम आदमी पार्टी को भागीदारी लेनी चाहिए और आम आदमी पार्टी को अपना प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए। रविंद्र, आपने देखा दत्ता साहब का मानना यह है कि जो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी चुनाव से घबरा रही है, उसी पे खुद ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव से वो खुद घबरा रही है, राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा करने के बावजूद वो चुनाव से भाग रही है। हमारे साथ अवनीश मौजूद हैं इस पैकेज को बनाने में, और उनके इसको किस नजरिए से देखते हो पूरे मामले? देखिए,
उपराज्यपाल ने आज सभी दलों से बात करने के बाद उन्होंने सभी दलों ने बता दिया कि चुनाव के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, अगर यहाँ दिल्ली में चुनाव होते हैं तो पूरे इंडिया के अंदर जितने भी चुनाव हो रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव यही होने वाले हैं। मोदी जिस रैली के साथ, जिस विजय रथ के साथ चल रहे हैं, उनको जितनी टक्कर यहाँ पर मिलेगी और जितना इंटरेस्टिंग चुनाव, पूरे इंडिया की नज़रें दिल्ली पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली की जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जो पैठ है, आम आदमी पार्टी चाहे कितनी भी कमज़ोर हो गई हो, लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के कम से कम जितना जन समर्थन है, लोग उसे अभी भी पसंद करते हैं। तो मोदी के लिए एक बड़ी टक्कर है और ये चुनाव बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले जनता अगर ये सोचेगी, एक जनता के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि उसे चुने जिसे केंद्र में सत्ता देकर के आप बैठे हुए हैं, या फिर उसे चुने जिसने 49 दिन में जनता के लिए बहुत सारी बातें की, बहुत सारे वादे की। आजाद जी, अवनीश से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो स्थिति बनी है, युवाओं ने सबसे ज्यादा भरोसा अरविंद केजरीवाल के ऊपर जताया था। क्या लगता है कि जो कुछ भी घटनाक्रम अभी तक आम आदमी पार्टी ने दिखाया है दिल्ली की जनता को, उसके बाद दिल्ली की जनता भरोसा कर पाएगी अरविंद केजरीवाल? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल सबको लेके चलते हैं, युवाओं को नहीं। उन्होंने पूरे हर एक जितनी भी एज फैक्टर है, उनके अपने लोग अवनीश उनका साथ छोड़ गए। 49 दिन में साथ नहीं छोड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने नाराज हो गए, वो लड़े, कुमार विश्वास नाराज हो गए, शाजिया नाराज हो गई, साथ है कौन? देखिए, नाराज होने की बात नहीं है। राजनीति में नाराज होना और आपसी मतभेद तो ये सामने आते रहते हैं और दूसरी पार्टियों में भी आते हैं। आम आदमी पार्टी में आते हैं तो इसको निशाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो अवनीश का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी को ये थोड़ा सा ज्यादा मानना है, कांग्रेस को बिल्कुल गिनने को तैयार नहीं है। मैं इसी बात को, आम आदमी पार्टी के आकलन को दत्ता साहब से मालूम करने की कोशिश करूंगा। मैं समझता हूं कि दिल्ली में जब भी चुनाव हो, और चुनाव तो होना ही है दिल्ली में, जब भी चुनाव होगा वो टक्कर कहीं ना कहीं पे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही होगा। तीसरे पायदान पे कांग्रेस रहेगी। और मुझे तो लगता है कि अभी जो संख्या है कांग्रेस का 8 के आसपास 8 MLAs हैं, शायद उतना भी कांग्रेस रिटेन ना कर पाए चुनाव जब भी होता है उसके बाद नतीजा निकलने के बाद। खैर वो भविष्यवाणी होगा, पर मेरा मानना है कि जिस तरह का राजनीतिक माहौल है दिल्ली में, वहाँ पे सीधा सीधा टक्कर अगर है तो वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। डॉक्टर साहब, न्यूट्रल होकर एक बात अगर आपसे पूछी जाए, एंटी इनकम्बेंसी का असर पड़ा कांग्रेस के ऊपर या वास्तव में कांग्रेस के नेताओं ने काम किए थे? नहीं, कांग्रेस के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी का तो मतलब डबल डिजिट क्या, मैं कहूंगा कि ट्रिपल डिजिट में एंटी इनकम्बेंसी का असर पड़ा था। और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार और महंगाई और दिल्ली सरकार का कुशासन और केंद्रीय सरकार की, यूपीए सरकार की कुशासन, दोनों ने मिलकर काम किया था। और उसी के चलते कांग्रेस को इतना दुर्दशा मिला दिल्ली के राजनीति में। और उसके बाद लोकसभा चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई और ना ही आम आदमी पार्टी कोई सीट जीत पाए लोकसभा चुनाव में। मेरा मानना है कि जनता ने एक सुनहरा मौका दिया था आम आदमी पार्टी को, एक बहुत ही अच्छा मौका दिया था, ये सोचते हुए कि शायद ये एक विकल्प है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विरोध में, जो एक अच्छा विकल्प है, जो जनता के लिए सही हो सकता है, सटीक हो सकता है। पर 49 दिन का जो कुशासन रहा है अरविंद केजरीवाल जी का, और उस पे जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ का जो एनसाइक्लोपीडिया अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी ने जो खड़ा किया है, वो सीधा साधा जीता जागता सबूत है जनता के सामने। और आज के डेट में इसीलिए आम आदमी पार्टी को जनता के बीच में जब आकलन किया जाता है तो इतना मायूसी होती है या फिर इतना हताशी होती है। बिजली की बिल को लेकर आप देख लीजिए, क्या लगता है बीजेपी के पास दिल्ली में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे हैं और मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो जनता का भरोसा जीत पाएंगे? मैं समझता हूं कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जगदीश मुखी साहब है, उसके साथ आपके नंदकिशोर गर्ग जी है जो काफी वरिष्ठ है दोनों के दोनों, फिर आपके विजय गोयल जी भी हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं पे दिल्ली के परिपक्ष में मतलब कि सीएम दौर के लिए सटीक हो सकते हैं। पर मेरा मानना है कि शायद भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में दिल्ली में जब भी चुनाव होती है तो किसी सीएम चेहरे का घोषणा नहीं करेगी और सबको लेके एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से, संगठन के हिसाब से चुनाव लड़ेगी। यहाँ मोदी को पसीना बहाना पड़ेगा, बीजेपी के नेता भी कुछ करेंगे?
मोदी जी को तो मैं समझता हूं कि उनको तो रैलीज और जनसभाएं तो उनको एड्रेस बेशक करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में केंद्रीय सरकार भी है और दिल्ली राजनीतिक भूमि भी है इस देश की और राजनीतिक कैपिटल है, तो नेचुरल है कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दिल्ली और दिल्ली का चुनाव। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को तो बेशक मतलब सामने आना ही पड़ेगा और इस पर कोई दौरा ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी सामने आएंगे दिल्ली चुनाव के परिपक्ष में। पर मेरा मानना है कि जब भी चुनाव होता है और जिस सिचुएशन में चुनाव होता है, जिस तरह का ओपिनियन पोल तमाम टेलीविजन चैनल्स में जो दिखाया, लगातार ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं और जो दिखाया जा रहा है उस पे तो कहीं ना कहीं पे लगता है कि 55 से लेके 60 सीट का मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी हमारे पास है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। दिल्ली से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, वाघा बॉर्डर पर पहुंचते हैं। वाघा बॉर्डर के पास पाकिस्तान में हुए आतंकी धमाके के चलते 60 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 के करीब जख्मी हो गए। पाकिस्तान में हुए इस धमाके पर भारत ने दुख जताते हुए इसकी निंदा की और साथ ही कहा कि जो देश आतंकवाद को पनाह देते हैं उनको समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद किसी का दोस्त नहीं होता। ये धमाका इस बात का सबूत है। जिस आतंकवाद को पाकिस्तान अपना दोस्त मानता था, जिस आतंकवाद को आज तक पाकिस्तान पनाह देता आया है, वही आतंकवाद कल उसके लिए मौत का मंजर लेकर आया। एक ऐसा मंजर जिसके एक ही धमाके में पाकिस्तान के 60 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा घायल हो गए। ये धमाका पाकिस्तान वाघा सीमा पर ध्वजों को नीचे उतारने के लिए आयोजित समारोह के तुरंत बाद हुआ। जब लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे थे, तभी आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोटक से उड़ा दिया। धमाका इतना बड़ा था कि किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। जब तक समझ पाते तब तक कई इंसान मिट्टी के खिलौनों की तरह खाक हो चुके थे। दहशतगर्दी के इस घिनौने खेल ने किसी को नहीं बख्शा। महिलाएं, बच्चे और सुरक्षाकर्मी पल भर में मिट्टी बन गए। जानकारों की माने तो हमलावर ने इस धमाके में 20 से 25 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया। पंजाब रेंजर्स के महानिरीक्षक ताहिर खान ने बताया, परेड लेन की ओर जाने वाले मुख्य गेट में प्रवेश करने में विफल रहने पर आत्मघाती हमलावर ने 500 से 600 मीटर की दूरी पर खुद को उड़ा दिया। दत्ता साहब, एक बहुत खास बात है वाघा बॉर्डर पर इस तरह का घटना, जबकि इतनी सिक्योरिटी वहां पर रहती है, सबसे बड़ी चीज। और दूसरा सवाल यह कि पीओके पर हाफिज सईद को देखा गया है। वो भी ये कयास लगाए गए हैं कि हो सकता है कि जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं उनमें गड़बड़ी फैलाने को लेकर। कैसे देखते हैं? क्या लगता नहीं कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी उतने मजबूत नहीं रहे अब जितना कांग्रेस सरकार में थे? हो कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि उस पर अगर दोष ढूंढा जाए तो भारत पे दोष नहीं लगाया जा सकता है। दोष सीधा सीधा पाकिस्तान के ऊपर ही होता है। पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान की विदेश नीति, पाकिस्तान की आर्थिक नीति, सारी चीज़ों पे अगर केंद्रित अगर कोई देश अगर है या फिर कोई सोच अगर केंद्रित है तो वो भारत है। और भारत के रूपरेखा के हिसाब से ही पाकिस्तान की रणनीति तैयार होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से आतंकवाद का जननी पाकिस्तान है और जिस तरह से दुनिया भर में एक पॉलिटिकल मशीनरी के हिसाब से या फिर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से आतंकवाद को बढ़ाया गया और पाकिस्तान ने पूरे दुनिया भर में फैलाया, आज वही आतंकवाद पाकिस्तान को इतना ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है। और शायद यही होता है आने वाले वक्त में देखना है इसका असर क्या पड़ेगा। आजाद जी, आपकी आखिरी टिप्पणी जाएंगे। क्या होता है कि जिस आग से इंसान दूसरे के घर को जलाने की कोशिश करता है, कभी कभी उसी आग के जो शोले हैं वो उसके अपने आशियाने को भी खाक कर देते हैं, राख कर देते हैं। ये शायद अगर देखना है, इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो आपको थोड़ा सा पड़ोस की तरफ नजर डालनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही न्यूज़ रूम से जो हमारे सहयोगी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।